नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात से चल के आए थे मोदी जी दिल्ली तक, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। लोगों ने कहा क्या बढ़िया शासन है, हिल नहीं रहे कुर्सी से, बार-बार जीत जा रहे हैं। लेकिन तब राहुल गांधी ने बताया कि छोटे से घर में 4,500 लोग रहते हैं, जिस घर में 10 लोग नहीं रह सकते थे। रहते हो या ना हो, लेकिन वोटर लिस्ट में 4,500 लोग। देश भर में ऐसी जगह निकल के आने लगी, कहीं 300 लोग एक घर में, कहीं 500 लोग एक घर में। और फिर राहुल गांधी ने बताया कि ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार खेल क्या कर रहे थे। और राहुल गांधी के नौजवान पीढ़ी के आह्वान करने पर पूरी बीजेपी भड़क गई। यहां तक कहने लगी राहुल और अखिलेश के घर जला देंगे। हो क्या गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभय दुबे जी ने एक एक खुलासे किए हैं। 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। आपको लेके चलता हूं अभय दुबे जी के पास, और ये भी पूछूंगा, अमित शाह ने जब पूछा बिहार में कि राहुल गांधी किस लिए आए थे, तो लोगों ने कहा वोट चोरी के लिए। सोचिए क्या हालत रही होगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज हम राहुल गांधी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और जो राहुल गांधी के एक बयान ने पूरी बीजेपी में तूफान मचा दिया, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार पे आता हूँ। अमित शाह वहां पे चुनावी भाषण कह रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण, जोश में बोलते ही हैं वो। पब्लिक को बड़ा आह्वान कर रहे थे। बोले बताओ राहुल गांधी की यात्रा यहाँ किस चीज के लिए हुई है। पब्लिक चिल्लाई वोट चोरी के लिए, वोट चोरी के लिए। और अमित शाह जी की हवाइयां उड़ गई। बताया था कि बीजेपी दफ्तर भी नहीं जा पाए, होटल में गए। दूसरा, नीतीश कुमार के संग वाकई में आप तो पहले ही आशंका जता रहे थे, वाकई खेला हो गया। 2015 में नारा था कि बिहार में बाहर है नीतीश से कुमार है। 2020 में नारा बना क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। इस बार भाजपा ने नारा दिया है विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, नीतीश बाबू टाटा बाय बाय। इन दोनों घटनाओं को जोड़ के मैं बिहार की राजनीति पे शुरुआत करना चाहता हूं, फिर मैं राहुल गांधी पे आऊंगा। क्यों हो गया ऐसा? देखिए, अब तो गेंद पूरी तरह नीतीश कुमार के पाले में है ना। नीतीश कुमार की किस ख्याति के लिए हम लोग उन्हें जानते हैं। जब उनके पास एक छठी इंद्रिय है और उस छठी इंद्रिय से वो, वैसे तो 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास 6 इंद्रियां हैं। और वो छठी इंद्रिय से ये जान जाते हैं कि उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश कौन कर रहा है। इसीलिए उन्होंने एक नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और इधर आए, महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। सवाल यह है कि अब तो जो बिहार भाजपा ने और भाजपा के आला कमान ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है, तकरीबन ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा चुनाव परिणाम आए इसमें भाजपा की कम सीटें रह जाएं, नीतीश कुमार की बढ़ जाएं, तो बन सकते हैं वो। लेकिन इसके अलावा और इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा सीटें न जीत पाए, इसके लिए भाजपा ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इसके लिए भाजपा ने चिराग पासवान को लगा रखा है, और भाजपा ने और भी बहुत सारे हथकंडे कर रखे होंगे जिनको हमसे आपसे ज्यादा नीतीश कुमार जानते हैं। तो अब तो गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में है। ये उनको तय करना है कि उन्हें एनडीए में रहना है कि नहीं रहना है, रहना है तो किन शर्तों पर रहना है। देखिए, अभी सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी तक ये खबर उड़ाई जा रही है भाजपा के एनडीए के खेमे से कि नीतीश कुमार को या तो बराबर सीटें मिलेंगी या भाजपा से एक सीट बेशी मिलेगी। अच्छा, अब चूंकि उन्होंने विकास का नारा दिया है, उन्होंने ये भी हो सकता है कि शायद नीतीश कुमार को अमित शाह ने जो कमरा बंद मीटिंग उनके साथ की थी अभी, उसमें मना लिया हो कम सीटें लेने के लिए। यानी एक तरह से महाराष्ट्र का जो सीट वितरण का जो मॉडल है, उस मॉडल को पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से बिहार में लागू करने की मंशा हो उनकी। और नीतीश कुमार भी किसी झांसे में आकर या किसी लालच में आकर अपने बेटे को, लालच हो सकता है अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का लालच, उसमें आकर वो मान गए हो उनकी बात। खैर, अभी इन बातों पे कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो हम लोग केवल कयास लगा सकते हैं। लेकिन ये नारा जो आपने बताया है, ये तो कयास नहीं है, ये तो हकीकत है। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के दिन लग चुके हैं। अच्छा, अब भी नीतीश कुमार ये दांव खेल सकते हैं कि वो चुनाव भाजपा के साथ रह के लड़ें, और जब चुनाव हो जाए और जब उन्हें लगे कि उनका पत्ता साफ किया जाने वाला है, उसके बाद वो पाला पलटें।
इसलिए नीतीश कुमार आखिर तक देखना चाहेंगे कि भाई महागठबंधन चुनाव जीत, अगर महागठबंधन चुनाव जीत ही गया तो नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं है, फिर वो उनको क्यों उनका स्वागत करेगा। अच्छा, दूसरे, अगर आप मेरी इच्छा से पूछें, मेरी इच्छा तो ये है, अगर नीतीश कुमार कल की तारीख में पाला बदलते हैं तो भी महागठबंधन को उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर अपने साथ शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टंटे को, चूंकि बीजेपी भी इस टंटे से हाथ धोना चाहती है और इस टंटे से महागठबंधन और तेजस्वी यादव को भी आखिरी बार हाथ धो लेना चाहिए। अगर नीतीश कुमार अभी कल की तारीख में या हफ्ते भर के अंदर अंदर महागठबंधन की तरफ करवट पलटी मारते हैं तो साफ कह देना चाहिए कि आपका महागठबंधन में स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप मार्गदर्शक मंडल में जाइए या ऐसी किसी संस्था में जाइए, हमें गाइड कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, और आपके बेटे को हम ले सकते हैं सरकार में, बेटे को एक महत्वपूर्ण पद दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल से होगा, और इसी तरह का सौदा भारतीय जनता पार्टी भी उनसे करेगी। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का मौका तकरीबन गया। एक असंभव सी स्थिति यही दिखती है कि नीतीश कुमार के ज्यादा जीत जाएं और भाजपा के उनसे कम जीतें, तो भाजपा का मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं रहेगा। तीसरी बात यह है कि महागठबंधन के जो दूसरे दल, एनडीए के जो दूसरे दल हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, अभी उपेंद्र कुशवाहा का एक पेज का इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा। मैं आमतौर पर इतने बड़े बड़े इंटरव्यू पढ़ता नहीं हूं, लेकिन बिहार की राजनीति में दिलचस्पी थी इसलिए उसको मैंने पढ़ डाला। और जो दूसरे जितेंद्र राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान के अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एनडीए के पार्टनर हैं वो सब नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति का आखिरी तौर पर पत्ता साफ कर दे और अपने किसी बंदे को उठा के बैठा दे। कि भाजपा का बिहार का नेतृत्व बड़ा कमजोर है। सुशील मोदी की मृत्यु के बाद उनके पास कोई भी ढंग का आदमी नहीं है। ये सम्राट चौधरी वगैरह, इनके ऊपर तो लोग हंसते हैं, इनकी बिरादरी के लोगों को छोड़कर। आपने वो वीडियो देखा सम्राट चौधरी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हम विपक्ष के नेता, जब हम अपोजिशन के लीडर हुए तो हमने एक आदमी को इतना गाली दिया कि पूरे बिहार में सम्राट चौधरी का ही नाम गूंजने लगा। जो आदमी मंच पे खड़े होकर इस प्रकार के भाषण दे सकता है, वो मुख्यमंत्री बनने की अहलियत रखता है नहीं रखता है, इसको तो कोई भी बता देगा। तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई भी ढंग का बंदा नहीं है। कोई आरएसएस का कोई अनजान सा आदमी जो कि बिल्कुल एकदम मोहरा बन के रहेगा। और अगर बीजेपी ने सरकार बनाई तो फिर जो पीएमओ जिस तरीके से राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार और गुजरात की सरकार चलाता है पीएम, वो उसी तरीके से बिहार की सरकार भी चलेगी। हाँ, यही लग रहा है। इसी तरीके से काम होगा। तो अगर बिहार को वास्तव में एक स्वतंत्र चेता, अपनी अकल के आधार पर बिहार का शासन चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि अब बिहार को तेजस्वी यादव को ही चुनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये लग भी रहा है। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी की राजनीति पर। एक नौजवानों का आह्वान क्या कर दिया, एक शब्द से भाजपा इतना बौखला कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक। आप सोचिए, जो सांसद चुना गया है, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी। कह रहे हैं कि जिस नौजवान पीढ़ी का, जिस जैन जी का आह्वान कर रहे हैं, नेपाल जैसी क्रांति हो गई तो लोग राहुल गांधी का घर जला देंगे, अखिलेश यादव का घर जला देंगे। आप, नेपाल के नाम से इतनी कपकपी चढ़ रही है। और राहुल गांधी ने तो कहा कि हम स्टूडेंट्स का, नौजवान छात्रों का। राहुल गांधी ने जो जेंजी वाला जो ट्वीट पोस्ट किया है, मैंने उसके ऊपर भाजपा वालों की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। वो प्रतिक्रियाएं किस्म किस्म की हैं। एक तो प्रतिक्रिया यही है जो आप बता रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है, मैं ये कहूंगा। इसलिए इस प्रतिक्रिया को तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी है। ऐसे एक प्रतिक्रिया में ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने पहली बार जैन जी का नाम नहीं लिया है। ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने पहले जब दिल्ली में भाजपा सरकार का उद्घाटन कर रहे थे, तभी उन्होंने जैन जी का नाम ले दिया था। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जैन जी अब देखेगी कि वास्तव में दिल्ली में अच्छी सरकार कैसे चलाई जाती है। ये मोदी जी ने अपने भाषण में जैन जी के बारे में कहा था। इसके बाद एक और कार्यक्रम में मोदी जी बोले कि आप लोग अपने आप को जैन जी कहते हैं अपनी भाषा में, लेकिन मैं तो आपको अमृत काल की अमृत पीढ़ी कहता हूं।
तो वो अमृत काल की अमृत पीढ़ी के रूप में उनका आह्वान मोदी जी कर रहे थे। तो सवाल ये है कि जेन जी को अपनी तरफ सभी लोग खींचना चाहते हैं। मोदी जी भी खींचना चाहते हैं, राहुल गांधी भी खींचना चाहते हैं। अगर आप 2019 के चुनाव के आंकड़ों पे गौर करें, CSDS के आंकड़ों पे गौर करें, उसके बाद अभी जब मोदी जी ने अपना वो खो दिया, बहुमत खो दिया, आप उसके आंकड़ों पे गौर करें तो आप पाएंगे कि 2024 में भी जैन जी के वोट भाजपा को ज्यादा मिले, कांग्रेस को पहले से बेहतर मिले, लेकिन भाजपा को थोड़े वोट उससे ज्यादा ही मिले जैन जी के। लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है। आज आप किसी भी जैन जी एक्सपर्ट से अगर बात करें तो वो बस साफ, जो जैन जी की गतिविधियों की तरफ ध्यान देते हैं, वो आपको साफ बताएंगे कि जैन जी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि मोदी जी हिंदुत्व के नारे के साथ में विकास को नहीं जोड़ पाए, रोजगार को नहीं जोड़ पाए, महंगाई कम करने को नहीं जोड़ पाए, आमदनी बढ़ाने को नहीं जोड़ पाए, सुशासन को नहीं जोड़ पाए। और वो पीढ़ी जिसने मोदी जी को 2 चुनावों में वोट दिया, वो पीढ़ी अब 30 और 30 साल के पेटे में पहुंच चुकी है और उसको साफ दिख रहा है कि देश की असली समस्या हिंदुत्व वगैरह नहीं है। देश की असली समस्या टीका लगा के और चोटी रख के और हाथों में ढेर सारे कलावे बांध के इधर उधर हिंदू होने का ड्रामा करते रहने की देश की असली समस्या नहीं है। देश की समस्या यह है कि जॉब्स घटते जा रहे हैं और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जा रही है। यह देश की असली समस्या है और बहुत सारे जेन जी के लोग जो है इसी समस्या के शिकंजे में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और छटपटा रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए जेन जी सारी दुनिया के पैमाने पर क्या कर रही है। आप अमेरिका, ब्रिटेन और इधर आप यूरोप के 2 बड़े देशों को देखिए, इसके बाद ये सर्बिया और ये सब जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, इनको आप देखिए। फिर आप एशिया में आ जाइए, उधर आप लैटिन अमेरिका में चले जाइए, कहीं कम से कम दुनिया के 25-30 देश ऐसे हैं जिसमें पिछले 5-6 साल के अंदर जैन जी ने पर्यावरण के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर और भ्रष्टाचार विरोध के सवाल पर बड़े जबरदस्त आंदोलन किए हैं और सरकार पर बड़ा दबाव पैदा किया है और अपनी बात उन्होंने मनवा ली है। और जहां उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी हालत, उन सरकारों की हालत देखना हो तो नेपाल को देखो, तो श्रीलंका को देखो और बांग्लादेश को देखो। अच्छा, जैन जी वाले हमेशा ये काम नहीं करते जो उन्होंने नेपाल में किया, बांग्लादेश में किया, श्रीलंका में किया। ऐसी बात नहीं, इस डर को बीजेपी वालों को नहीं पालना चाहिए। अगर पाल रहे हैं तो फिर उसमें कहूंगा वो मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। स्थिति क्या है, बीजेपी वालों की डर क्या है? बीजेपी वालों का डर यह है कि अगर वास्तव में जैन जी की समझ में आ गया कि एक डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है लोकतंत्र में, और जैन जी कहते क्यों है इसको हम लोग? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में पल के बढ़ा हुआ है और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा जानता और समझता भी है। नेपाल में जो विस्फोट हुआ वो उनके जो सोशल मीडिया से उनके ताल्लुकात थे, उन ताल्लुकातों को ही तो प्रतिबंधित कर दिया था उन्होंने। तो राहुल गांधी ने जो बात कही अभी कल इंदिरा भवन के मंच पे बात कही अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने समझी वो जैन जी के लोग हैं और 1 करोड़ लोगों ने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। 1 करोड़ लोगों ने। अब सारे सोशल मीडिया को सबको 2-2 लाख 3-3 लाख सबको व्यूअरशिप मिली। इन सबको आप जोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है करीब 10 करोड़ लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और इन 10 करोड़ लोगों में जो बहुमत है वो जैन जी का बहुमत है। इसको राहुल गांधी ने समझा। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो युवा कह रहे थे, वो यूथ कह रहे थे, युवा कह रहे थे। बाद में उनको लगा कि हमें जैन जी पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने जैन जी पे फोकस किया और तूफान आ गया। इसलिए कि जैन जी पे फोकस करने से आप एक खास किस्म की मानसिकता पे फोकस करते हैं, एक खास किस्म की ऐसे युवाओं की आत्म पहचान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिनको मोदी जी आकर्षित करना नहीं जानते हैं। जिनको मोदी जी आकर्षित करना, मोदी जी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि तो आप तो अमृत काल की अमृत पीढ़ी है। अब अमृत काल एक ऐसा शब्द है, इसमें हिंदुस्तान में हर बंदा या तो हंसता है या गुस्से में आ जाता है अमृतकाल सुनकर। उसकी समझ ही नहीं आता ये क्या है अमृतकाल। ये मोदी जी की जो एक गुलाबी तस्वीर बनाने की जो नाटकबाजी है, इस नाटकबाजी पे अब कोई यकीन नहीं करता। आप सड़क पे चले जाइए, आप 100 लोगों को रैंडमली चुनिए और चैन से 100 लोगों को चुनिए, उनसे पूछिए भाई अमृतकाल क्या है। मेरी गारंटी है कि 1 या 2 से ज्यादा नहीं बता पाएगा कोई अमृतकाल क्या है। ये सब जो खरीदा हुआ गोदी मीडिया है,
बिका हुआ गोदी मीडिया है, उसी में चलता है अमृतकाल। वो मोदी जी के भाषणों में अमृतकाल चलता है और मोदी जी के चमचों के लेक्चरों में अमृतकाल चलता है, और कोई अमृतकाल कहीं नहीं चलता है। जैन जी के लोगों को अमृतकाल से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। उधर जो है हताश बीजेपी, सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो बीजेपी आक्रामक हो गई कि अब तो उस समय यूपीए के टाइम के जितने सीक्रेट थे वो आउट हो गए होंगे। मैंने पूछा अपने बीजेपी के एक मित्र से कि हवाई जहाज लेकर क्या मनमोहन सिंह उतरे थे पाकिस्तान में, राजीव गांधी उतरे थे? आप नवाज शरीफ का बर्थडे कहने जा सकते हैं, गिफ्ट ले जा सकते हैं, आप दोस्ताना मैच खेल सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में मैच खेल सकते हैं। तो ये मतलब जब आप करें तो बहुत अच्छा, और कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो फिर वो गुनाहगार। पाकिस्तान के बिना काम नहीं चलता इनका। देखिए, जिस वक्त मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, तो देश में मोदी जी का अपना समर्थन आधार, भाजपा का समर्थन आधार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, इन लोगों में एक खास तरह का जोश और उत्साह था। तो वो मोदी जी को अपना नेता मानते थे, और मोदी जी जो कह देते थे और मोदी जी के समर्थन में जो बात कही जाती थी, उस पर लोग बिना दिमाग खपाए उस पर यकीन कर लेते थे। ये बात कम से कम 3-4 साल चली। यहां तक के लोगों ने नोटबंदी जैसे घटिया और नुकसानदेह कदम को भी मोटे तौर पर कबूल कर लिया। मोदी जी ने जो पट्टी पढ़ाई, लोगों ने वो पट्टी पढ़ ली। मोदी जी ने कहा देखिए हमने अमीरों को भी लाइन में खड़ा कर दिया, बहुत लोग खुश हुए इस बात। अच्छा, ये सब हो गया। उसके बाद जब 2019 का चुनाव होने की बात आई, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी काफी क्राइसिस में थी, और कांग्रेस ने राज्यों के कुछ बहुत बेहतरीन 3 चुनाव जीत लिए थे। राहुल गांधी अध्यक्ष थे। गुजरात में भी भाजपा चुनाव हारते हारते बची थी। ये हालत, इस हालत में भाजपा पहुंच गई थी। लेकिन मोदी जी की किस्मत से छींका फूट गया, और वो बालाकोट स्ट्राइक की वजह से मोदी जी ये वो चुनाव भी जीत गए। वरना उसी वक्त ये लोग वहां पहुंच जाते जो अभी 2024 में पहुंचे। इसलिए मोदी जी के पराभव में थोड़ी सी देर हुई, वरना एंटी इनकम्बेंसी इनके 2019 के चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी। और आप देखिए कि पूरे 2019 से लेकर 2024 तक का जो अवधि है, इस अवधि में लगातार इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती रही। वरना अचानक लोकसभा चुनाव से पहले कैसे प्रकट हो जाती? कोई आसमान से तो ना पानी बरस गया, पानी गिर गया, ओले गिर गए, एंटी इनकम्बेंसी ऐसी तो ना होती है। एंटी इनकम्बेंसी परत दर परत जमा होती है। अब मोदी जी कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे, इससे अब कुछ भी नहीं होता है। इनकी को कहते रहे कौन वो पाकिस्तान का है, ये वो है, इनकी बात कौन सुनता है? जिन चैनलों के ऊपर ये सब लोग जो बोलते हैं, उनकी टीआरपी की हालत क्या है? टीआरपी भी के आंकड़े भी फर्जी होते हैं, उनके जो फर्जी भी है उनकी भी क्या स्थिति है? कोई उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता। कुछ नहीं। देखिए, अब ये वक्त बिल्कुल बदल चुका है। मैं तो इन बातों पे मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बीजेपी के अंदर अपने पक्ष में कोई नैरेटिव चलाने की क्षमता भी रह गई है। ये जो भी नैरेटिव चलाते हैं, जो भी कहानी सुनाते हैं लोगों को, लोग सुन लेते हैं उसको। जैसे कोई आदमी उन्नीदे भाव से बैठा हुआ है, कोई आदमी उसके सामने हाँक रहा है तमाम, तो वो कौन इसके साथ दिमाग खपाए, इसको हाँकने दो। इस किस्म का रिश्ता हो गया है वोटर से और नरेंद्र मोदी का। हाँ, ये चीज़ें तो दिन पर दिन खराब हो रही है, लेकिन एक सवाल लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ये खुलासे कर रहे हैं। एक घर में 4,500 वोटर निकल रहे हैं। महोबा के घर का मामला है, कहीं 450-500 लोग छोटे से 1 रूम फ्लैट में निकल रहे हैं। यानी देश में अब ये बात तो साफ हो गई कि वोट के नाम पर, वोटिंग लिस्ट के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा है देश में। ये बात तो बिल्कुल अब चर्चा का विषय बन गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जिले में शायद ही कोई जिला होगा जिसमें ये चर्चा ना हो कि भैया वोट चोरी होती है, वोट आप चोरी से बिल्कुल खेल। ठीक कह रहे हैं। आज योगेंद्र यादव ने एक और खुलासा किया है, उसका यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 4 पीएम के दर्शकों से उसका साझा कर लेना जरूरी है। योगेंद्र जी ने कहा है कि बिहार में एक एक पते के ऊपर 200-200 वोटों के इतने ज्यादा घर हैं, इतने ज्यादा वोटर हैं कि वो करीब 1,60,00,000 वोटर हैं इस तरह के, जो एक पते पे कुछ पतों के ऊपर मौजूद है। आप इससे अंदाज लगाइए कि बिहार की वोटर लिस्ट की इस वक्त हालत क्या है। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो चुनाव आयुक्त हैं, आखिरकार किस आधार पे इतना ज्यादा ऐंठ रहे हैं, इतना ज्यादा अकड़ रहे हैं। इनको तो चाहिए कि सार्वजनिक रूप से आके अपनी गलती मान लें और कहें कि अब हम बड़ी ईमानदारी के साथ वोटर लिस्ट बनाएंगे, ये एसआईआर कुछ नहीं है, ये करेंगे भी हम तो ठीक ठाक तरीके से करेंगे,
और ये एक तरह से उन्हें चाहिए कि विपक्ष के साथ दोस्ती कर लें, वरना जो राहुल गांधी का कहना है ना कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं भले ही आप रिटायर हो जाएं, ये सब लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, इन सब अफसरों को लगता जाएगा कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मोदी जी की चाटुकारिता करने के चक्कर में, भाजपा का एजेंडा लागू करने के चक्कर में इन लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। अभय जी, एक बड़ा सवाल मेरे भी कभी कभी जहन में आता है कि राहुल गांधी ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि देश के सामने कि भैया देखो ये रहे प्रमाण, ये रहे सबूत कि कोई आदमी कैसे सुबह 4 बजे उठा, उसका मूड खराब है, चलो 2 वोट काट देता हूँ, कटवा दिया उसने। इसका देश के आम जनमानस में क्या केवल सिर्फ गुस्सा होकर रह जाएगा कि अरे क्या करा जाए, सिस्टम ही बेकार है, इन आएंगे तो यही, या फिर कोई जेपी की तरह, कोई अन्ना की तरह कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होगा? देखिए, आएंगे तो यही, ये तो अब चलता ही नहीं है, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। ये तो बीजेपी द्वारा उड़ाया गया वितंडा है, इसका कोई अर्थ मतलब नहीं है, इसका कोई असर भी नहीं है, कोई इसके ऊपर यकीन भी नहीं करता। ये बीजेपी वाले खूब कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने अभी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 2 बार ये सबूत पेश किए हैं। केवल अभी उनके पास 3.25 साल का समय है। ये बात मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कही थी। मैं ये मानता हूं राहुल गांधी को 2 बार नहीं, 20 बार, 25 बार, 30 बार इस तरह के सबूत पेश करने होंगे और बार बार एक हथौड़े की चोट लगातार चट्टान पर मारनी होगी, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये जो हो रहा है देश में, 2014 के बाद जितने भी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, सभी जीतें संदिग्ध हैं। और आगे भी अगर कभी ये जीत जाते हैं, इसका मतलब ये है कि संदिग्ध उपायों से ही चुनाव जीते हैं। ये जो उन्होंने अभी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको वो हाइड्रोजन बम नहीं बोल रहे थे, और उसमें उन्होंने जिस तरह बताया कि पिछली बार जो हमने बताया था आपको कि ये वोट जोड़े गए हैं, और इस बार ये एक ही है गुट, एक ही मशीनरी है लोगों की, जिसने वो काम भी किया था, उसी ने ये काम किया है और ये पहले से चली आ रही है। कभी ये कामयाब होती है, देखिए इसकी चालाकी है, इसको लोगों के सामने स्पष्ट करना होगा। भाई ये एक ठग है, वो 50 लोगों पे, वो अपने 5-10 साल के कैरियर में 50 लोगों के ऊपर अपना फंदा जाल फेंकता है। उसमें से 7-8 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उसके जाल में ना फंसे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरे पैसे ना लुटाएं, अपने थोड़े पैसे बचा लें, एन मौके पे उनको चेतना आ जाए, और बाकी ज्यादातर ऐसे होंगे जिनके सारे पैसे लुट जाएंगे ठग के। तो ये तो वोटों की ठगी हो रही है, राज सत्ता की ठगी हो रही है, चुनावों की ठगी हो रही है। तो इस ठगी में कई बार बीजेपी ठगी करने के बावजूद चुनाव जीत जाती है। इसीलिए राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट किया कि भाई जिस अलंद नामक जगह के बारे में वो बता रहे हैं, उस जगह में तो कांग्रेस ही जीती थी ना। तो वो ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के जीतने या बीजेपी के हारने का सवाल नहीं है, ना कांग्रेस के हारने और बीजेपी के जीतने का सवाल है। सवाल यह है कि जो भी चुनाव नतीजा है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। ये मूल बात यही है कि निष्पक्ष और ये एक फ्रॉड हो रहा है, ये एक बाकायदा फ्रॉड हो रहा है। 2014 में चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी ने तय किया कि कुछ ऐसी तिकड़म की जाए इससे हम कभी चुनाव हारे ही नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होकर हम सत्ता में बने रहें किसी तरीके से। और जब बहुत लंबे अरसे तक एक पार्टी सत्ता में बनी रहती है, तमाम कोशिशों के बाद भी विपक्ष उसे अबदस्त नहीं कर पाता, तो विपक्ष में निराशा वगैरह भी फैलती है, जो शुरू में फैल भी गई थी। जब 2019 में भी मोदी जी जीत गए, उसके बाद विपक्ष में बड़ी निराशा थी। 2019 के रिजल्ट के बाद विपक्ष को रिकवर करने में काफी समय लगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज और बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि राहुल का जो हाइड्रोजन बम है वो कहीं वाराणसी सीट से जुड़ा हुआ है। अजय राय ने कहा था कि मैं 7वें राउंड तक जीत रहा था, मैं अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हुई और मोदी जी चुनाव जीत गए, और वो भी बड़ा कम मार्जिन। एक टाइम तक तो वो हार ही रहे थे, हम लोगों ने लाइव कर रहे देख रहे थे। अगर बनारस में भी कोई ऐसा राहुल गांधी निकाल लाते हैं सबूत कि यहाँ भी वोट चोरी से प्रधानमंत्री जीते हैं, तो क्या असर होगा, क्या हंगामा होगा? नहीं, बहुत देखिए, ये इसीलिए मेरा कहना है कि एक इस हाइड्रोजन बम के डालने के बाद में उन्हें फिर क्लोरीन बम डालना होगा, और तरह तरह के बम जितने भी बने हैं, नापाम बम डालना होगा, जितने भी बम बने हैं सब डालने होंगे उन्हें। देखिए इसमें अगर वो 1-2 बम डाल के रुक गए हैं, तो धीरे धीरे करके मामला ठंडा हो जाएगा।
फिर तो ये होगा कि भाई बिहार में चूंकि चुनाव का माहौल था, उसमें बात चल गई, बड़ी जबरदस्त वोट अधिकार यात्रा बन गई। जहां पे चुनाव का माहौल नहीं है, वहां पे इनकी बात नहीं चलती, लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। तो इनको ये जो नरेंद्र मोदी या सत्ता में बैठे हुए हैं, उसमें बड़े धैर्य पूर्वक 15 साल तक राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया था, उसका परिणाम है ये। तो इन्हें 15 साल तो नहीं, कम से कम 3 साढ़े 3 साल, यानी चुनावी वर्ष आ जाए, 2029 का चुनावी वर्ष आ जाए, या आप 2028 के अक्टूबर नवंबर तक तो ये चलाना ही पड़ेगा। सही बात है, तब देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा तब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, बातचीत की, धन्यवाद। तो ये थे अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत कमेंट करिएगा। 4 PM गुजरात को अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।